नमस्कार मित्रों। बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय महत्वपूर्ण सदन सीनेट के संबंध में बात की थी, जिसके तहत हमने सीनेट की संरचना, उसमें चुने जाने वाले सदस्यों की योग्यता, उसके विशेषाधिकार आदि के संबंध में विस्तार से बात किया था। और पिछले व्याख्यान के अंतिम चरण में हमने सीनेट की कुछ शक्तियों का जिक्र किया था, जिनमें दो शक्तियों पर हमने उस दिन डिस्कस किया था, जिसमें पहला विधायी शक्तियां और दूसरा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। उसी चरण में आगे बढ़ते हुए आज के इस व्याख्यान में हम सीनेट की अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों की चर्चा करेंगे, जो सीनेट को अपने आप में विशिष्टता प्रदान करती हैं और इसी कारण सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहलाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सीनेट की अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों की। सीनेट की न्यायिक शक्तियां, ये जुडिशियल पावर ऑफ सीनेट। सीनेट को संविधान द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी असैनिक अधिकारियों आदि को देशद्रोह, रिश्वत, गंभीर अपराध आदि के आरोप में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया ये एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जो संवैधानिक उच्च पदस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध लाई जाती है, क्योंकि जब संविधान में उच्च पद पर विराजमान व्यक्ति यदि किसी प्रकार का कदाचार करता है या संवैधानिक दायरे का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और ये महाभियोग प्रक्रिया भारत में भी है। भारत में भी राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भी बहुत से अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, इसका सबसे पहले यदि हम प्रारंभ मानते हैं तो वह अमेरिका के संविधान से मानते हैं। अमेरिका के संविधान में इसका प्रारंभ 1803 में मारबरी बनाम मेडिसिन वाद के तहत हुआ था और तब से लेकर ये आज तक बहुत से देशों की राज्य व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया को समाहित किया गया है और यह एक तरह से इन उच्च पदस्थ व्यक्तियों के आचरण पर लगाम लगाने का महत्वपूर्ण साधन है महाभियोग प्रक्रिया। और ये महाभियोग प्रक्रिया में सीनेट को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, इसलिए ये उसकी एक महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति मानी जाती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बहुत से असैनिक अधिकारियों को इसके दायरे में रखा गया है। अमेरिका में महाभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का है, परंतु महाभियोग प्रक्रिया की न्यायालय की हैसियत से जांच करने का काम सीनेट का है। सीनेट इसकी जांच करती है। अच्छा, अमेरिका और भारत की जो महाभियोग प्रक्रिया, उसमें एक अंतर तो यही आ जाता है कि भारत में यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए तो वह किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। बस उसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसके संबंध में सूचना देनी रहती है और उसका एक क्राइटेरिया कि इतने मिनिमम इतने सदस्य होंगे तो महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो और फिर उसके बाद में वह निरंतर चलती है और लास्ट में जब दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से, विशिष्ट बहुमत जिसको बोलते हैं, 2/3 बहुमत से यदि वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो
संबंधित व्यक्ति को अपने पद से हटना होता है। तो ये प्रक्रिया भारत के संविधान में है। और लेकिन अमेरिकी संविधान में जो डिफरेंट है वो ये है कि महाभियोग प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है पहले प्रतिनिधि सदन में आएगा, लेकिन एक न्यायाधीश की हैसियत से, एक न्यायालय की हैसियत से सीनेट उसकी जांच करती है। इसलिए सीनेट का इसमें बहुत विशिष्ट रोल हो जाता है, विशिष्ट भूमिका हो जाती है। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है और वह गवाहों को बुलाता है, उन्हें शपथ दिलाता है और उन्हें बिल्कुल अपनी बात को स्पष्ट तरीके से ईमानदारी से रखने के लिए आदेशित करता है। तो ये काम सीनेट में होता है। अंत में यदि यह प्रस्ताव सीनेट से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर संबंधित व्यक्ति को अपने पद से हटना होता है, क्योंकि प्रतिनिधि सदन में यह प्रक्रिया ऑलरेडी हो जाती है। इसलिए ये जो जांच संबंधी जो संपूर्ण कार्य है वो दूसरा सदन करता है। अच्छा, जांच का कार्य भारत में भी ऐसा ही होता है, दूसरे सदन में जाता है जब प्रस्ताव, तो दूसरा सदन एक जो न्याय के विशेषज्ञ व्यक्ति उनकी एक समिति बनाती है और वो समिति उस महाभियोग प्रस्ताव की जांच करती है। और जांच के बाद भी यदि वह प्रस्ताव उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर संबंधित व्यक्ति को अपने पद से हटना होता है। तो ये प्रोसेस अमेरिकी संविधान में भी है और ये भारत के संविधान में भी है। उदाहरण के लिए महाभियोग प्रक्रिया के कारण वाटरगेट कांड में राष्ट्रपति निक्सन को अपने पद से हटना पड़ा। अच्छा, महाभियोग प्रस्ताव अमेरिका में बहुत से राष्ट्रपतियों के विरुद्ध लाया गया, लेकिन ये इतनी टफ प्रक्रिया है, इतना मुश्किल प्रोसेस है कि ये बहुत आसानी से पास नहीं होता, बहुत आसानी से ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसलिए बहुत रेयर इसमें कोई व्यक्ति इस कारण कोई व्यक्ति पद से हटता है। लेकिन वाटरगेट कांड में राष्ट्रपति निक्सन को अपने पद से हटना पड़ा। तो ये जो महाभियोग प्रक्रिया के तहत जो न्यायिक शक्ति है सीनेट की, ये बहुत विशिष्ट है, क्योंकि संपूर्ण जांच का अधिकार और फिर बाद में इस प्रस्ताव को पारित करके दोषी व्यक्ति को पद से हटने के लिए मजबूर करने का जो अधिकार है सीनेट के पास होता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों की गिनती का काम करती है तथा उसके परिणामों की घोषणा करती है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति चुन सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है कि वह जो अधिकतम मत प्राप्त 2 व्यक्ति होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुनती है। तो यहाँ उसका रोल बहुत हो जाता है। यहाँ एक तरह से वह सर्वेसर्वा है। अपने आप में यह राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है सीनेट के पास। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के अधिक शक्तिशाली होने के कारण, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि विश्व में एकमात्र यह सदन है जो कभी कभी प्रतिनिधि सदन के समकक्ष और कभी कभी यहाँ तक प्रतिनिधि सदन से भी अधिक शक्तिशाली नजर आता है। तो उसके कुछ कारण हैं, उसको हम देखते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में प्रथम सदन अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि अमेरिका में कांग्रेस का द्वितीय सदन अर्थात सीनेट अधिक शक्तिशाली है। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के अधिक शक्तिशाली होने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हम यहाँ चर्चा करते हैं, उनके ऊपर विस्तार से हम बात करते हैं। तो उनमें से पहला कारण है संविधान निर्माताओं की इच्छा कि सीनेट अधिक शक्तिशाली सदन बने ताकि वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सके और अमेरिकी संघात्मक ढांचे को सुरक्षित रख सके। देखिए, जब अमेरिका का संविधान बना जिसमें जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, हैमिल्टन, ये सब लोग उसमें शामिल थे और ये सब बाद में राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने जब संविधान का ढांचा तैयार किया तो उस समय उन्होंने ये तय कर लिया कि सीनेट को मजबूत और एक शक्तिशाली सदन के रूप में
हमें स्थापित करना है, ताकि राष्ट्रपति, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जैसा कि मैंने बताया कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की संरचना बिल्कुल पृथक होती है, तो वो राष्ट्रपति किसी प्रकार से तानाशाह नहीं बन जाए, किसी प्रकार से डिक्टेटर नहीं बन जाए, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए इस सदन को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की। तो एक तो अपने आप में यही बड़ा कारण है कि ये संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि सीनेट अधिक शक्तिशाली बने। दूसरा, सीनेट की अवधि। देखो, प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद में पुनः चुनाव होते हैं और प्रतिनिधि सदन की फिर पुनः संरचना होती है। लेकिन सीनेट एक स्थायी सदन है, और स्थायी सदन है, उसमें भी इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो एक तो यही बहुत बड़ी बात है कि प्रतिनिधि सदन से 3 गुना अधिक इसका कार्यकाल है। जहाँ उसका 2 साल है, तो यहाँ उसका सीनेट का 6 साल है। और उसमें भी सीनेट स्थायी सदन है। सीनेट के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर उतने ही सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रतिनिधि सदन से 3 गुना अधिक सीनेट का कार्यकाल होता है। आपने देखा होगा कि जब हर 2 साल में चुनाव की बात आती है, चाहे वो अपने यहाँ कॉलेज में प्रेसिडेंट की बात हो, कॉलेजों में, चाहे और किसी आप बॉडी में देख लीजिए, सरकारी बॉडी में, जब वहाँ हर साल या प्रति 2 वर्ष में जब चुनाव की बात आती है, तो व्यक्ति कामों पर कम ध्यान देता है, और वह अपने चुनावी एजेंडे को, अपनी चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने में लगा हुआ रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीनेट के पास शक्ति है, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति एक बार चुन के आता है तो 6 साल के लिए निश्चिंत हो जाता है, और वह आगे अपने राष्ट्रहित के कामों में लगा रहता है। तीसरा, सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, अर्थात वे जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इस कारण यह लोकप्रिय सदन माना जाता है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस सदन की संरचना जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से की जाती है, उसे लोक सदन भी कहते हैं। और लोक सदन जैसे भारत में लोकसभा है, ब्रिटेन में कॉमन सभा है, या अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रतिनिधि सदन को लोक सदन कहते हैं। लेकिन जब सीनेट, उसका जो द्वितीय महत्वपूर्ण सदन है, उसमें भी यदि चुनाव इनडायरेक्ट नहीं होकर डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष विधि से होता है, तो वह भी अपने आप में लोक सदन है। तो यदि ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है कि अमेरिका में दोनों सदनों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इवन यहाँ तक कि जो प्रतिनिधि सदन को जो वोटर चुनते हैं, वही सीनेट के प्रतिनिधियों को प्रति 2 वर्ष में चुनते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है अमेरिकी सीनेट के पास, कि वह एक तरह से प्रत्यक्ष विधि से उसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला, सीनेट में कोई भी सदस्य किसी विषय पर कितने भी समय तक बोल सकता है। वहां सदस्यों के बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अच्छा, अमेरिकी शासन व्यवस्था में इसको फिलिबस्टर कहते हैं। हालांकि कई बार इस संबंध में सीनेट की आलोचना भी होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को एक निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक, निश्चित विषय पर बोलने का अधिकार दिया जाता है, और उनको बोलने का बहुत कम अवसर मिलता है। लेकिन सीनेट के सदस्यों को किसी विषय पर कितने भी समय तक बोलने का अधिकार दिया गया है। यानी वो अपनी बात को बहुत विस्तार से और बहुत तथ्यों के साथ, बहुत उदाहरणों के साथ, बहुत डिटेल से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये अवसर सीनेट में अपने सदस्यों को दिया गया है, जबकि प्रतिनिधि सदन में इस प्रकार का कोई अवसर नहीं होता। अब आपने कई बार भारत में संसदीय कार्यवाही को टीवी पर या कहीं गौर से देखा होगा कि यहाँ समय अभाव के कारण किसी सदस्य को अध्यक्ष महोदय बीच में टोकते रहते कि
बैठ जाइए बैठ जाइए। तो क्यों? क्योंकि उसकी बात भी समाप्त नहीं होती और उससे पहले ही उसको बैठने का आदेश मिल जाता है। लेकिन सीनेट में ऐसा नहीं है। सीनेट में कोई व्यक्ति किसी विषय पर कितनी भी समय तक बोल सकता है। हालांकि इसकी आलोचना जरूर होती है, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक बोलता रहता है कि दूसरे लोगों का जो महत्वपूर्ण विषय है वो भी बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को बोलने का अवसर प्रदान करना, यह अपने आप में सदन की बहुत बड़ी शक्ति मानी जाएगी। अगला, प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट को संविधान द्वारा कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों एवं संधि समझौतों की पुष्टि करना, यह सीनेट का महत्वपूर्ण दायित्व है कि राष्ट्रपति कोई भी प्रकार की नियुक्ति करेगा या किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का संधि या समझौता करेगा, तो उसकी पुष्टि, उसकी स्वीकृति सीनेट से मिलना आवश्यक है। तो क्योंकि बिना सीनेट की स्वीकृति के, सहमति के, वह संधि समझौता मान्य नहीं होगा, वैध नहीं माने जाएगा। तो इसलिए यह सीनेट की बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैंने इन्हीं कुछ कारणों से आपको बताया कि किस प्रकार सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय सदन है। सीनेट की आलोचना। अब बात आती है कि सीनेट जो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जो उससे वह परे नहीं है। तो आइए हम उन सामान्य आलोचनाओं की बात करते हैं, जिनमें एक तो पहला बिंदु तो यही है, फिलिबस्टर। मैंने कहा ना कि किसी व्यक्ति को इतने समय तक बोलने का अधिकार देना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कई बार व्यक्ति यूं ही उलूल जुलूल बातें और बिना तथ्यात्मक सूचनाओं के सदन का बहुत कीमती समय बर्बाद कर देता है। तो ये क्योंकि उसके बोलने पर एक नियंत्रण होना जरूरी है। ये सीनेट की एक अपने आप में बहुत बड़ी कमी है, आलोचना है। सीनेट का शिष्टाचार। ये जो सीनेटोरियल शिष्टाचार होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और कई बार अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाता है। तो ये भी एक इसकी आलोचना है। सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाना। ये तीसरा सीनेट का आलोचना का बिंदु है कि सीनेट में चाहे कोई भी राज्य बहुत बड़ा हो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, या बहुत छोटा हो, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और प्रत्येक राज्य को 2 सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी वहाँ 50 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य, इट मीन्स सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं, 100 सदस्य होते हैं। लेकिन ये आलोचना का तथ्य, अब जैसे उदाहरण के लिए यदि मान लो उत्तर प्रदेश में लगभग 18 करोड़ जनसंख्या है और राजस्थान में मान लो 8 करोड़ जनसंख्या है, गुजरात में मान लो 4 करोड़ के आसपास जनसंख्या, तो क्या इन सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए? तो इन बिना जनसंख्या की डेंसिटी का ध्यान रखे हुए सबको यदि समान प्रतिनिधित्व देंगे तो फिर जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है उस राज्य के लोगों के अधिकारों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने यहाँ जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये प्रतिनिधित्व का, ये भी एक आलोचना का बिंदु है। लॉन्ग रोलिंग का मतलब ये होता है कि अमेरिकी सीनेट में विधि निर्माण द्वारा विधेयक को आगे बढ़ाने की पद्धति जो होती है उसे लॉन्ग रोलिंग कहते हैं, और इस कारण भी कई बार सीनेट की बहुत आलोचना होती है, क्योंकि इसमें विधेयक बहुत लेट हो जाता है और विधेयक की प्रासंगिकता जो होती है समय अंतर्गत वह समाप्त हो जाती है। तो इस कारण भी सीनेट की आलोचना होती है, और इन सभी प्रावधानों के कारण सीनेट आलोचनाओं से परे नहीं है। हालांकि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है और उसकी अपनी कई खूबियां हैं और कई प्रकार से वह अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सदन या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति प्रक्रिया, उसके माध्यम से एक दूसरे अंगों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। लेकिन फिर भी
इन सब कारणों से सीनेट की आलोचना भी होती है। तो मैंने जो आज का ये व्याख्यान आपको दिया सीनेट की शक्तियों के संबंध में और किस प्रकार सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, ये सब मैंने आपको इसमें विस्तार से बताया। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई आशंका हो, कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपको जानना हो, तो आप मुझे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क स्थापित करके इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अभी कोविड महामारी के दौरान रूबरू मिलना संभव नहीं है, तो इसलिए आप इन माध्यमों का प्रयोग करके या फ़ोन कॉल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह व्याख्यान आपके लिए लाभदायक रहा होगा और इससे आगे की व्याख्यान में हम बात करेंगे अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था के संबंध में कि अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ किस प्रकार के न्यायालयों की संरचना की गई है, उसके बारे में अगले व्याख्यान में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। और आज के इस व्याख्यान के बाद में मैंने आपको 2 प्रश्नों का एक असाइनमेंट दिया है, जिसमें से कई बार प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को आपको हल करना है, इसका प्रॉपर आंसर आपको तैयार करना है। एक तो है कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में फिलिबस्टर प्रथा क्या है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। दूसरा प्रश्न है सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है कैसे। तो इसको ये प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रखिए, आपको आंसर देना है। यदि ये प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में आता है तो आपको उस संदर्भ में आंसर देना है, और यदि निबंधात्मक यानी बहुत निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आता है तो आपको फिर डिटेल से इसका आंसर देना है। तो आपको, मैं समझता हूँ कि आपके लिए व्याख्यान लाभदायक रहा होगा। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।